Hi everyone, welcome back to our own channel tutor.com, and today we are going to start with a new series for class 9th in this channel. इससे पहले क्लास 9th की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, आपने देखा होगा चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस भी थी, बट हाउएवर आपको वो वीडियोस देखने को अब नहीं मिलेगी बिकॉज उसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज थे और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सी द बोर्ड, है ना, उनको दिख नहीं रहा था व्हाट आई एम राइटिंग. So we are trying to fix that glitch and we are hoping for the same कि this time we will be providing you with the best quality. However, कंटेंट की क्वालिटी बिल्कुल सेम रहने वाली है. देयर विल बी नो गैप्स. जैसे पहले सेशन होते थे वैसे ही इस बार भी हो गए. नो क्विक, ठीक है, कोई जल्दी नहीं होगी कि हमें जल्दी जल्दी कंटेंट करना है, वो नहीं होगा. ठीक है, वी विल बी डूइंग ऑल द थिंग्स इन अ कंसाइज्ड मैनर. सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आपके चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th मैटर इन आर सराउंडिंग के साथ. चैप्टर शुरू होता है मैटर की डेफिनेशन के साथ, व्हाट द मैटर इज ऑल अबाउट. सो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि जगह घेर रही है, जिसके पास कुछ मास है, दैट इज योर मैटर. डेफिनेशन क्या बनती है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव इट्स ओन मास एंड वॉल्यूम इज डिफाइंड एज मैटर. मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें, एंशिएंट क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है. एंशिएंट क्लासिफिकेशन में क्या होता था? एंशिएंट क्लासिफिकेशन एंड देन इज मॉडर्न. एंशिएंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को 5 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता था, जिसे आप लोग पंच तत्व कहते थे. एयर, वाटर, लैंड, स्काई एंड इज योर फायर. ठीक है, पहले माना जाता था कि 5 डिफरेंट तरह के मैटर्स होते हैं: हवा, पानी, जमीन या धरती, आसमान और अग्नि. ठीक है, इन्हें हम लोग मिलके कहते थे पंच तत्व. बट मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसको और भी थोड़ा सा पैक किया, कंसाइज किया, और उन्होंने कहा कि कोई प्रॉपर्टीज, इनमें से कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिक्स कर रही है, मैच कर रही है. तो उन्होंने उस चीज़ को मिक्स कर दिया, एक ही चीज़ में अंदर डाल दिया एंड 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बनाई: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और आप लोगों को इस चैप्टर में ये 3 स्टेट्स ही कवर करनी है, इसके साथ आपने नहीं जाना. ठीक है, यू नीड टू नो ओनली अबाउट द एंशिएंट क्लासिफिकेशन कि एंशिएंट हम लोग मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड करते थे, उनके नाम पता होना चाहिए और उनका कॉमन नेम क्या है, दैट इज जो पंच तत्व, वो पता होना चाहिए. बाकी हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं. हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस हो, आई एम सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, बट थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज सिंस इट इज़ इवनिंग टाइम when I'm recording this session. So this is high peak time for students and all to play, and this is Sunday today, so please cooperate for a while. चलो, so this is a classification. अगर ये बात करें उसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की. हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं, डिफ्रेंसिएशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. हम लोग क्या करते हैं, अपने बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे, देन उस प्रॉपर्टी का नेचर सॉलिड में कैसा है, लिक्विड में कैसा है एंड गैस में कैसा है, वी विल स्टडी दैट. प्रॉपर्टी, अगर जब हम प्रॉपर्टी की बात करें सो वी विल बी हैविंग आई थिंक 9 प्रॉपर्टीज, जिसके बेसिस पे हम लोग मैटर को क्लासीफाई कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी. देन इज योर सॉलिड, लिक्विड, एंड गैस. ठीक है, हम ये 3 स्टेट ऑफ मैटर को डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है दैट इज योर वॉल्यूम. सबसे पहली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम. वॉल्यूम के मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल, कि कितना ज़्यादा उस चीज़ के अंदर मैटर पैक हो रखा है, कितनी ज़्यादा उसकी कॉन्स्टेंसी है, दैट इज़ योर वॉल्यूम. सो बात करें सॉलिड की, अगर जो सॉलिड की बात करें तो वॉल्यूम हाईएस्ट होती है एंड फिक्स्ड होती है. ठीक है, द वॉल्यूम फॉर सॉलिड इज हाईएस्ट एज वेल एज फिक्स्ड. ठीक है, इनकी वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है. लिक्विड की बात करें, अगेन वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स्ड, वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहने वाली है, वॉल्यूम नहीं चेंज होती, डेफिनेट वॉल्यूम होती है. एंड गैसेस की बात करें, दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम.
डेफिनेट वॉल्यूम। तो देखा जा रहा है सॉलिड और लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जबकि गैस के पास डेफिनेट वॉल्यूम देखने को नहीं मिलती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें हमने डिफरेंशिएशन की है। सेकेंड प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? इंटर मतलब दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में। देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, दो डिफरेंट तरह की टर्म्स होती है। एक होती है इंटर और एक होती है इंट्रा। इंटर की बात करें, इंटर मतलब दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में, और इंट्रा मतलब एक ही चीज़ के बीच में। क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो जो सॉलिड के बीच में दो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कैसा फोर्स होता है वो हम देख रहे हैं। सॉलिड के बीच का जो फोर्स होता है दैट इज वेरी हाई, वेरी हाई। इसके बीच में जो फोर्स देखने को मिलता है वो बहुत हाई देखने को मिलता है। देन अगर जो हम बात करें लिक्विड्स के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज मॉडरेट, सॉलिड से कम होगा बट गैसेस से ज्यादा होगा, सो वी राइट इंटरमीडिएट। एंड अगर जब हम गैसेस की बात करें तो आपके पास लीस्ट फोर्सेस देखने को मिलते हैं। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप किसी चीज को कितना प्रेशर लगा के उसे दबा सकते हो, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कि आप लोग अगर ये प्रेशर लगा रहे हो किसी बॉडी के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो कितना प्रेस होने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज योर कंप्रेसिबिलिटी। सो अगर जो हम बात करें सॉलिड्स, आप लोग सॉलिड्स को ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, सो दे आर नॉट नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। और ये मॉडरेटली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब सॉलिड से ज़्यादा होंगे और गैस से कम होंगे। दे आर मॉडरेटली कंप्रेसिबल। एंड अगर जो हम बात करें गैसेस की, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। तभी आपके घर पे एलपीजी के सिलेंडर आते हैं, सिलेंडर्स के अंदर गैस को पैक करके भेजा जाता है, कंप्रेस करके भेजा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज योर रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिडिटी मतलब कि कोई एक बॉडी अपनी शेप को कितना मेंटेन करके रख सकती है, कितना आप लोग उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एंड फ्लूइडिटी मतलब अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मैटर टू फ्लो, किसी मैटर की टेंडेंसी जिसमें वो तैर सके, दैट इज योर फ्लूइडिटी। ठीक है, अगर जब हम बात करें सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, दे आर रिजिड, ये रिजिडिटी शो करते हैं। ठीक है, दे आर रिजिड इन नेचर। लिक्विड की बात करते हैं तो दे शो फ्लूइडिटी, मीन्स दे कैन फ्लो, तैर सकते हैं लोग। और वहीं अगर जब हम बात करें गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो। ठीक है, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स। इस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग लिक्विड और गैसेस को कंबाइन करके फ्लूइड भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर डेंसिटी। डेंसिटी मतलब किसी चीज के अंदर कितनी ज्यादा पैकिंग हो रखी है, कितने मैटर के मॉलिक्यूल ज्यादा पैक है और कितना टाइटली पैक्ड है, दैट इज द डेंसिटी। तो अगर जब हम बात करें सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है, दे आर हैविंग हाई डेंसिटी। इनकी मॉडरेट होती है, मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी होएगी वो सॉलिड से कम होएगी बट गैसेस से ज़्यादा होगी। और इनकी लीस्ट होती है, दे आर लीस्ट डेंसर। ठीक है, तभी हम लोग कहते हैं कि हम लोग सॉलिड के अंदर इजीली मूव नहीं कर सकते, लिक्विड के अंदर हम लोग कुछ हद तक मूव कर सकते हैं बट बहुत डिफिकल्ट होता है, और गैसेज में हम लोग फ्रीली मूव करते हैं। अगर जब मैं अपना हाथ की बात करूं तो मैं एयर में अपना हाथ प्रॉपर मूव कर पा रहा हूं जैसी मेरी मर्जी कर रहे, बट पानी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और सॉलिड में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव। तो क्यों पॉसिबल होता है गैसेज मूव करना? क्योंकि उसके पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, लीस्ट होती है।
और याद रखना हर एक पॉइंट के ऊपर एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं एंड ईच पॉइंट इज इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर शेप. अगर जो शेप की बात करें, सॉलिड की हमेशा फिक्स्ड शेप होती है. देन लिक्विड की शेप वेरिएबल होती है. इट कैन चेंज विद द शेप ऑफ कंटेनर. जैसी कंटेनर की शेप होगी ये उसी की शेप ले लेता है. एंड सेम इज विद गैस. मतलब ये कंटेनर की शेप ले लेगा. नेक्स्ट इज सेवेंथ प्रॉपर्टी, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो इसके अंदर मैटर पड़ा हुआ है उसके पार्टिकल की कितनी काइनेटिक एनर्जी देखी जा सकती है वो यहाँ पे हम देखेंगे. सो अगर जो हम बात करें सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लीस्ट होती है. लिक्विड की मॉडरेट होती है. एंड सॉलिड गैसेस के पार्टिकल्स की वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक एनर्जी है विच इज अराइजेस विच कैन बी सीन ड्यू टू मोशन, है ना. किसी बॉडी, अगर जो कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी देखी जाएगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर श्योर. अगर जो कोई चीज़ रेस्ट पे है, रुकी हुई है, उसमें इसका अल्टरनेटिव देखा जाता है, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. ओके, देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटर पार्टिकल या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. कि दो पार्टिकल के बीच में आपको कितना स्पेस देखने को मिल सकता है. अगर जब हम बात करें सॉलिड में, लीस्ट होता है स्पेस, बहुत कम डिस्टेंस होता है या फिर कहीं पर होता ही नहीं है, नेलिजिबल होता है. यहाँ पे अगेन मॉडरेट देखा जाएगा, मतलब सॉलिड से ज़्यादा होगा बट लिक्विड से कम होगा. और अगर जब मैं गैसेस की बात करूँ तो वेरी हाई होगा. सॉलिड्स में वेरी, गैसेस में वेरी हाई होगा. देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कि जो मॉलिक्यूल है वो कितने परफेक्ट पैटर्न में अरेंज्ड है, कितना आपको अच्छा सा सीक्वेंस देखने को मिल रहा है. अगर जब बात करूं मैं सॉलिड की, लेट मी कंसिडर सॉलिड, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं सॉलिड का डायग्राम. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं इन अ परफेक्ट सीक्वेंस. है ना. वहीं अगर जब मैं लिक्विड का बनाऊं आपको डायग्राम, सो एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, सातवां यहाँ है, आठवां यहाँ है, और इट मे वेरी. ठीक है, ये वेरी करता रहता है. देन अगर जब मैं गैसेस के लिए ड्रॉ करूँ तो अगर जो एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा और तीसरा यहाँ होगा, और इससे ज़्यादा पार्टिकल क्लोज हो भी नहीं सकते. सो सबसे परफेक्ट सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा किसमें? सॉलिड्स के अंदर. तो अगर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होती है. बट अगर जब हम यहाँ बात करें तो ये वेरिएबल होती है या फिर फिक्स्ड नहीं होती है. नॉट फिक्स्ड लिख सकते हैं हम लोग, नॉट फिक्स्ड. एंड सेम इज हेयर, इट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है. सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है हमने. एंड देन नेक्स्ट इज हम लोग 10th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज डिफ्यूजन. दैट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कुछ नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए. सबसे पहले तो हम डिफ्यूजन समझते हैं होता क्या है. आपकी एनसीईआरटी कहती है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है, समवट यस, बहुत सही लिखी हुई है डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी ने. एक डेफिनेशन मैं अपने आप से लिखवा रहा हूं. डिफ्यूजन क्या होती है? इट इज द मूवमेंट of particles from region of higher concentration to lower concentration without any specialized
Okay, I hope so this is visible to you. Just hold for a minute, let me check whether this part of board is visible to you or not, then I will change it. Okay, so this part is not visible to you, so let me डू दिस लेटर ऑन, ठीक है, थोड़ी सी आपको लेट समझाता हूँ। उससे पहले आपको डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बता देता हूँ किस चीज़ में कैसी होती है। सो डिफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ों का इंटरमिक्स होना। और कहाँ से कहाँ मिक्स होना, जो चीज़ ज़्यादा पड़ी होगी वो कम वाली चीज़ में मिक्स हो जाएगी जाके। कैसे मिक्स होएगी, सबसे पहली बात तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी, कोई आपको एटीपी नहीं देना, कोई आपको एनर्जी का मॉलिक्यूल रिलीज नहीं करना। सेकेंड इज कोई मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए बीच में, कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। अगर जो प्रोसेस हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ वॉल, कोई वॉल नहीं है और कोई एनर्जी नहीं हो रही है, उसे हम लोग कह देते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। सो अगर जो इंटरमिक्सिंग की बात करें, इंटरमिक्सिंग कहाँ पॉसिबल होएगी, कोई चीज़ कहाँ मिक्स हो सकती है, जहाँ पे स्पेस पहले से हो। सॉलिड की बात करें तो जो स्पेस ही नहीं है, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है, नेलिजिबल है, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होती है दैट इज वेरी स्लो, वेरी स्लो। यहाँ पे जो डिफ्यूजन देखी जाती है वो इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, मतलब सॉलिड से फास्ट होएगी बट गैसेस से कम होएगी, और यहाँ पे वेरी फास्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि आपके पास पेपर में आ सकती है, किसी भी स्टेट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट ऑल दीज। आपको ये नहीं याद होना चाहिए ऑल दीज थ्री आर नॉट फॉर योर पर्पज। अगर जो आप लोगों को ये समझ आ गया व्हाट दिस मीन्स, इसमें क्या पूछना चाह रहा है वो, तो आप लोग ये अपने आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग दिस एट अ मोमेंट। इन केस आपका नहीं हुआ, यू कैन पोज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट इज वी आर स्टार्टिंग विद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जैसे मैंने कहा, आपकी बुक ने लिखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है। एंड अनदर डेफिनेशन जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बिकॉज बुक में तो गिवन है, आप लोग वहाँ से देख के याद कर सकते हो, बट समटाइम क्या होता है कि वो डेफिनेशंस याद नहीं होती। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको ईजी से ईजी डेफिनेशंस दूँ। डिफ्यूजन, इन ओके, मैं तो बुक की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from its higher concentration to lower concentration without any membrane or expenditure ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जहां पे कोई दो चीजें मिक्स हो रही है, कहां से कहां मिक्स हो रही है, हाई से लो जा रही है, उसमें क्या नहीं यूज हो रहा, कोई मेम्ब्रेन नहीं यूज हो रही, स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई, और कोई एनर्जी नहीं यूज हो रही है, सच अ प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। ये थी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चैप्टर में आता है जो दैट इज, अच्छा क्वेश्चन आता है एक कि जो गरम खाना होता है उसकी स्मेल जल्दी ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू ठंडा खाना। द रीजन बीइंग काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज़ अगर जो गर्म होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जो चीज़ ठंडी है। सो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल फास्ट मूव कर रहे हैं, जब फास्ट मूव कर रहे हैं तो आपको स्मेल पहले आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट पार्ट इज इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन, नेचर के दो लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को आप लोग बना नहीं सकते, आप लोग तोड़ नहीं सकते। हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर। आप लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जा सकते हो उसे, बट आप मास को बना नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। जैसे अगर जो आपने 100 ग्राम की आइस ली है, सॉलिड थी वो, अब 100 ग्राम की आइस को आपने पीसेस में तोड़ दिया तो वो आपके अकॉर्डिंग टूट गया है, बट वो एक्चुअली में नेचर के अकॉर्डिंग नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि पहले जो आइस थी उसका वेट कितना था 100 ग्राम, तो जो पानी बनेगा उससे उसका वेट कितना रहेगा 100 ग्राम ही रहेगा। सो ये लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को आप लोग नहीं बना सकते, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ना आप लोग तोड़ सकते हो। हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जा सकते हो आप लोग एनर्जी को। तो सपोज अगर जब आप अभी रेस्ट पे हो तो इसका मतलब आपके अंदर 100% पोटेंशियल एनर्जी है, बट जैसे आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मूव करने लगोगे तो क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं है कि जो आपका सम टोटल होगा एनर्जी का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो ये लो कहता है। सो जो आपकी इंटर कन्वर्जन होती है, इंटर कन्वर्जन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, दूसरी से तीसरी, तो ये जो इंटर कन्वर्जन होती है वो इन्हीं दो फिनोमिना के ऊपर बेस्ड होती है। इंटर कन्वर्जन में हमारे को देखना होता है, सबसे पहले तो हमारे पास 3 मैटर होते हैं, सॉलिड, देन इज लिक्विड एंड देन इज गैस। ठीक है, ये होता है। अगर जब मैं बात करूं किस चीज को आप लोग सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, तो हम लोग जर्नल लैंग्वेज में से कह देते हैं कि मेल्ट कर रहे हैं हम लोग, किस चीज को मेल्टिंग हो रही है, बट हमारी एनसीईआरटी कहती है दिस इज नोन एज फ्यूजन। इसे क्या कहती है? फ्यूजन कहती है। देन अगर जब हम किसी लिक्विड से गैस सॉलिड बना रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं हम फ्रीज कर रहे हैं, हम फ्रीजिंग कर रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी कहती है दिस इज सॉलिडिफिकेशन, दिस इज सॉलिडिफिकेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्ड स्टेट, लिक्विड और गैस। ठीक है, अगर जी कोई चीज लिक्विड से गैस में बन रही है तो वी से दिस इज इवेपोरेशन, अगर जी कोई चीज गैस से लिक्विड जा रही है दिस इज योर कंडेंसेशन। कूल। गैस से सॉलिड इज अ न्यू प्रोसेस फॉर यू पीपल। कई चीजें ऐसी होती है जो सीधा गैस से सॉलिड बन जाती है, दैट इज डिपोजिशन। एंड कई चीजें ऐसी होती है जो सॉलिड से बिल्कुल सीधा गैस बन जाती है विदाउट कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट, दैट इज योर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के आपके पास एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, नेम एनी सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन का एक तो आपकी जो एनसीईआरटी देती है, एक तो केमिकल नेम देती है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, दिस इज योर अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा होता है कैम्फर, कपूर, और इसके अलावा देखा जाता है नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स मतलब जिसे आप लोग फिनाइल की गोलियां कहते हो, दैट इज योर नैप्थलीन बॉल्स। ठीक है, तो ये तीनों सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट अंडरगोइंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। लिक्विड में ये चीज़ नहीं आएगी। नैप्थलीन बॉल्स का हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ आर क्लॉथ, है ना। जब हम लोग सर्दियों के कपड़े पैक कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सफ़ेद गोलियां डाल देते हैं उसमें ताकि कीड़े ना आए, है ना, बेसिकली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सो वो होती है नैप्थलीन बॉल्स। देन कपूर, कैम्फर जो हम लोग नॉर्मल पूजा में यूज़ करते हैं, सो वो भी सब्लिमेशन शो करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटर कन्वर्जन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज इंटर कन्वर्जन। ये क्यों हो रही है इंटर कन्वर्जन, क्या क्या फैक्टर है हमारे नेचर में जो कि ये इंटर कन्वर्जन करवाने में मदद कर रहे हैं। दो फैक्टर्स हमने स्टडी करने हैं, वन इज टेम्परेचर, अनदर वन इज प्रेशर। फैक्टर्स की बात करें, पहला फैक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया हमने पढ़ना है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब आप किस चीज़ को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, किस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या फिर आप ठंडा कर रहे हो किस चीज़ को।
सो अगर जो आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, सो क्या होता है कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। दिस साइन इज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जिसका मतलब होता है कि अगर जो आप लोग ये चीज़ बढ़ाओगे तो इसके सामने वाली चीज़ भी बढ़ेगी, अगर जो वो इसके सामने भी लिखी हुई है, अगर जो इसके नीचे लिखी हुई है तो इसका मतलब वो चीज़ कम हो रही है। सो टेम्परेचर के साथ जो मैंने आपको बोला, अगर जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर जब आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो तो दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर जो स्पेस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। सपोज दो बंदे दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब उनकी बॉन्डिंग कम होती जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब क्योंकि ये चीज बढ़ाने से ये चीज कम हो रही है तो मैंने इसे 1 की फॉर्म में लिखा, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विद दीज फैक्टर्स, ठीक है। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर ये के बढ़ रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, दो पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे। सेकेंड फैक्टर जो हमारे पास आता है दैट इज अ प्रेशर। एक पॉइंट पढ़ाते हुए मैंने आपको कहा था कि हम लोग गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ताकि उसे लिक्विड बनाया जा सके, ठीक है, ताकि उसे लिक्विड बनाया जा सके। एग्जाम्पल आपको दिया था एलपीजी का, एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बट जो सिलेंडर के अंदर भर दी जाती है उसे लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। आप कभी अपने घर के सिलेंडर को हिला के देखिएगा, उसमें से लिक्विड की आवाज़ भी आती है। तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। सपोज मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, घर वाले आपको बाहर जाने से मना कर रहे हैं, घर वाले आपको बाहर जाने से मना कर रहे हैं, मतलब आपके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। सो आप लोग क्या होगा, आप अपनी जगह पे अपने घर में ही बैठे रहोगे, इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट अगर जो घर वालों ने आपको टेम्परेचर, मतलब सपोज पैसे दे दिए बहुत सारे, टेम्परेचर को हम लोग पैसा मान लेते हैं, अगर जो आपको पैसा मिल गया बहुत सारा, सो क्या होगा, आप लोग इमीडिएटली भाग जाओगे घर से कुछ न्यू चीज़ परचेज करने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए अमाउंट को। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि अगर जो हम लोग किसी स्टेट, किसी मॉलिक्यूल को पैसा दे रहे हैं तो वो भी अपनी जगह से भाग रहा है, और जब भाग रहा है तो उसकी घर से दूरी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है, घर से दूरी ज़्यादा हो रही है, और पैसा मिलने पे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। बट जब आप पे घर वाले कम पैसा दे रहे हैं, आपको प्रेशर लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब घर से दूरी भी कम रहेगी, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कम रहेगी, बट आपके फोर्सेस, मतलब आपके घर वालों के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होएंगे। ठीक है, सो दीज आर द टू डिफरेंट फैक्टर्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और अगर जब मैं टेम्परेचर और प्रेशर का लिंक रिलेशन बैठाऊँ तो टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब अगर जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर हमेशा कम होगा, ठीक है। सो जो मैंने घर वाला एग्जांपल लिया था, को रिलेट विद दिस, उससे याद करने की ट्राई कीजिए। इन केस आपको स्टिल कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल गेट बैक ऑन दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। 2 टॉपिक रह गए चैप्टर के। सबसे पहला टॉपिक है लेटेंट हीट, ठीक है, और उसके बाद है इवेपोरेशन। दोनों टॉपिक्स हम लोग साइमल्टेनियसली नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। थैंक यू।